हाँ जी, तो आज अपने स्प्रिंग बोर्ड की आपके ऑनलाइन बैच की पहली क्लास है। वैसे तो कल सेमिनार में दिलीप सर ने सारी बातें बताई दी थी कि हम 3 रिकॉर्डेड वीडियो सुबह डेली डाले जाएंगे। एक राजस्थान जीके का होगा, एक ज्योग्राफी का होगा और एक पॉलिटी का होगा। जो राजस्थान जीके वाला वीडियो होगा, राजस्थान हिस्ट्री वाली जो क्लास होगी, वो मैं लूंगा आपकी क्लास। थोड़ा सा पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा आपको बता दूं, ब्रीफ कर दूं थोड़ा सा कि हम क्या पढ़ेंगे अगले कुछ दिनों में, क्यों पढ़ेंगे, क्यों जरूरी है वो पढ़ना, कहां से पढ़ेंगे, वो तमाम बातें हम कर लेते हैं। एक तो जब हम आरएस की तैयारी करने लगते हैं, राजस्थान के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे तो सबसे अधिक नंबर की कोई चीज आती है तो वो राजस्थान जीके आती है। आप किसी एग्जाम में उठा के देख लेना, राजस्थान जीके का जो वेटेज होगा वो सबसे अधिक वेटेज होगा। आप प्रीलिम्स का पेपर उठा के देखिए, 150 क्वेश्चन आएंगे प्रीलिम्स में। आप देखोगे कि लगभग 25% से भी ज्यादा का जो रेशियो होगा वो राजस्थान जीके का रेशियो होगा। 200 नंबर का पेपर होगा ये। राजस्थान जीके के आप कहोगे सर राजस्थान जीके क्वेश्चन कितने आएंगे, तो कम से कम 40 के आसपास क्वेश्चन जो होंगे वो राजस्थान जीके से संबंधित होंगे आपसे। ऐसे मेंस में 4 पेपर होते हैं, मेंस में 200 नंबर के 4 पेपर होते हैं। राजस्थान सब जगह है। पहला पेपर हिस्ट्री इकोनॉमी का पेपर आता है, उसमें वो आपसे राजस्थान पूछ लेता है। उसमें वो सोशियोलॉजी पूछता है तो वहां पर भी राजस्थान पूछ लेता है आपसे। आप सेकंड पेपर में साइंस देखोगे तो उसमें भी राजस्थान आ जाएगी। आपने लगता है यार साइंस में राजस्थान कैसे पूछी जा सकती है, पर वो पूछ लेगा आपसे कि राजस्थान में बकरी पालन की संभावनाओं पर एक विस्तृत लेख लिखिए। आप कहोगे कि ये कैसे क्वेश्चन हुआ राजस्थान जीके का, तो वो राजस्थान में बकरी पालन पूछ रहा है, साइंस की दृष्टि से क्वेश्चन तो बनता है, एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन है वो आपसे पूछ लेंगे कि राजस्थान में मूंग की किस्म में होने वाली बीमारियों के बारे में बताइए। एग्रीकल्चर साइंस का क्वेश्चन है, वो आपने राजस्थान जीके में पूछ लेता है आपसे। और अगले कोई पेपर होंगे, मतलब शुरुआत के 3 पेपर जिसमें चौथा लैंग्वेज का आ जाता है, 3 पेपर जीके के आते हैं। पॉलिटी का पेपर आया था, पॉलिटी में वो राजस्थान की पॉलिटी लंबा चौड़ा सब्जेक्ट पड़ा है, वहां से पूछ लिया जाता है आपसे। राजस्थान की इकोनॉमी लंबी चौड़ी पूछ लेता है। कई बार अजीब ही लगता है कि वो 200 नंबर का एक पेपर होता है लैंग्वेज का, जिसमें हिंदी इंग्लिश आती है। अपने को लगता है हिंदी इंग्लिश के अंदर तो क्या राजस्थान जी के पूछ ले, पर मुझे याद है 2013 में मेंस का एग्जाम था और उन्होंने क्वेश्चन पूछा हिंदी में, ऐसे पूछा, लेख जिसको अपने कहते हैं, उस समय 20 नंबर के पूछा करते थे, अब 10 के कर दिए, कि राजस्थान के पर्यटन में लोक देवी देवताओं की भूमिका बताइए। कि राजस्थान का जो टूरिज्म सेक्टर है उसमें हमारे जो देवी देवता है वो क्या रोल निभाते हैं। आप मुझे ये बताइए, क्या किसी बंदे ने लोक देवी देवता नहीं पढ़ रखे तो वो 20 नंबर का ऐसे लिख पाएगा? कतई नहीं लिख पाएगा। तब पता चलता है कि अच्छा, लैंग्वेज वाले पेपर में भी राजस्थान जीके पूछी जा सकती है। ऐसा कैसा, कोई एक ऐसे उन्होंने इंग्लिश में और दे रखा था। इसलिए राजस्थान जीके हर में जरूरी है आपके, वो आपके प्रीलिम्स में जरूरी है, वो आपके मेंस में जरूरी है, और सुनिए इंटरव्यू में तो केवल राजस्थान जीके ही जरूरी है। अपने यहाँ पे आरपीसी में जितने मेंबर बैठे हैं सब अपने यहाँ के लोकल होते हैं, उनको अपनी लोकल बात पूछने में उतने अधिक मजे आते हैं।
वो आपसे खोद खोद के लोकल बातें पूछ लेते हैं, इसलिए ये पढ़ी जानी जरूरी है। फिर जब प्रीलिम्स को देखते हैं, जब मैंने बताया प्रीलिम्स में कि लगभग 40 क्वेश्चन होते हैं और राजस्थान के आते हैं, आप कभी मेरिट पे गौर करना कि मेरिट कितनी जाती है प्रीलिम्स की, कि 150 में से 60 क्वेश्चन जिसके सही हो जाते हैं उसका जनरल कैटेगरी से सिलेक्शन हो जाता है। इसका मतलब यदि किसी को राजस्थान जीके ढंग से हो जाए तो 40 क्वेश्चन का जुगाड़ तो यही है, पीछे बचे 20 क्वेश्चन। प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई एक सब्जेक्ट अच्छा होता है, उस सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इकोनॉमी भी आएगी, पॉलिटी भी आएगी, ज्योग्राफी भी आएगी, मैथ्स रीजनिंग भी आएगी। मान लो कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का बंदा है, 40 क्वेश्चन राजस्थान जीके वाले ये करे, मान लो 20 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग के आते हैं, 60 क्वेश्चन का जुगाड़ तो सीधा ही करता है। हालांकि फिर हम कहेंगे सर यहाँ से 40 में से 40 सही नहीं होते, देखो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से पूरे में से पूरे सही नहीं हो पाएंगे, पर यहाँ से जितने कम होंगे उतना जब बंदा 1.5 साल तैयारी करता है तो बाकी वाली चीजों में भी करके आता है। वो इकोनॉमी के भी सही करेगा, वो कोई 2 क्वेश्चन हिस्ट्री के भी सही करेगा, वो ज्योग्राफी के भी सही करेगा, कोई ना कोई अपना एक फेवरेट सब्जेक्ट है उसमें से जरूर वो सही करके आ जाएगा। मेंस में मैंने फिर बताया आपको कि तीनों पेपर में शुरुआत वाले में 25-25% तो आप मान के चलिए कि उतने नंबर की तो वो पूछ ही लेंगे। इंटरव्यू का फिर मैंने बता दिया आपको, लैंग्वेज वाले पेपर तक मैंने बताया आपको कि इसमें भी वो राजस्थान जी के पूछ लेते हैं। इसलिए राजस्थान जी के सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, केवल इस आरएस वाले पेपर के लिए नहीं, आप कोई राजस्थान का पेपर देते हो उन सब के लिए उतना ही अधिक जरूरी हो जाता है। जरूरी भी है भाई, क्यों पूछा जाना चाहिए इतना, फिर कई बार लगता है ये राजस्थान क्यों पूछ लेते हो, बाकी बातें पूछ लो। आप जिस राज्य की प्रशासनिक सेवा का हिस्सा बनने के लिए जा रहे हैं, यदि उसके बारे में सारी बातें जानकारी नहीं रखते हैं फिर आप गलत जगह पे जा रहे हैं। इसलिए आरपीएससी इसलिए भी ये करती है कि बाहर के बच्चों को रोका जा सके। 2007 से पहले तक कुछ सिस्टम ऐसा हो गया था कि यूपी और बिहार के खूब सारे लोग और अपने यहां पे आरएस का पेपर देते और आरएस सेलेक्ट हो जाया करते थे। सरकार को लगा यार इनको कैसे रोका जाए, या तो जैसे बाकी राज्य है कि पंजाब कहता है कि पंजाबी आती है तो एग्जाम दे सकते हो, महाराष्ट्र कहे कि मराठी आती है तो एग्जाम दे सकते हो, गुजरात कहे कि गुजराती आए तो एग्जाम दे दो। राजस्थान इस मामले में नाथी का बाड़ा है, जो आनिए बानिए की जी में आई वो यहाँ पे आया एग्जाम देने के लिए। चूंकि अपना वाला का वेटेज कम था, थोड़ा राजस्थान का वेटेज कम था, लैंग्वेज का वेटेज था नहीं, यूपी बिहार वाले तैयारी करते ही थे आईएएस की, सब्जेक्ट वगैरह उनके तैयार होते थे, जीके उनकी तैयार होती थी और वो लोग इधर सेलेक्ट हो जाया करते थे। इसलिए 2007 के बाद आरपीएससी ने पैटर्न चेंज करना शुरू किया। 2007 के बाद आरपीएससी ने राजस्थान के सवाल पूछने ज्यादा शुरू किए ताकि यूपी बिहारियों को बाहर ही रोका जा सके। सवाल भी टिपिकल सवाल लाने शुरू किए उन्होंने। प्रताप के बचपन का नाम क्या था, वरना प्रताप के हल्दी घाटी का युद्ध तो यूपी बिहार वाला भी पढ़ गया जाए। प्रताप का जन्म कौन से किले में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान की उपाधि बताइए, दुर्गादास राठौड़ को कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट जो सीधे सीधे केवल राजस्थान के संदर्भ में काम आते थे, वो चीजें और पूछनी शुरू की। तब बाहर वालों की बुद्धि आनी शुरू हुई कि यार लफड़ा है। पर बाहर वाले भी बड़े इंटेलिजेंट, बाहर वालों ने वो हिस्ट्री वाली चीजें रटनी शुरू कर दी। आप विश्वास नहीं करेंगे, अपने राजस्थान की किताबें दिल्ली में धड़ल्ले से मिलती है, किसी भी दुकान पे जाके राजस्थान जी की किताब खरीद लो आपको मिल जाएगी।
तो आरपीसी ने थोड़ा पैटर्न चेंज किया। आरपीसी ने पहले हिस्ट्री पूछनी शुरू की। जब लगा कि हिस्ट्री तो इन्होंने याद करनी शुरू कर दी, तो आरपीसी कल्चर की तरफ शिफ्ट हुई। उसने वैसे क्वेश्चन पूछने शुरू किए। सांगरी कौन से वृक्ष से प्राप्त होने वाला फल है, उनको वो पूछने शुरू किए। टिड्डी बड़को कहां पहने जाने वाला आभूषण है। कल्चर की तरफ शिफ्ट कर गई खुद को। लोगों ने वो याद की। इतने में आरपीएससी ज्योग्राफी की तरफ चली गई। उसने ज्योग्राफी के वैसे टिपिकल क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए। इवन मुझे याद है कि 2012 के आरएस के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिया था कि राजस्थान में पशुओं की संख्या कितनी है। मेरा सेकंड अटेम्प्ट था वो, मैं पेपर दे रहा था। तब 2 पेपर आया करते थे प्रीलिम्स में, एक जीके का पेपर आता था, एक सब्जेक्ट का पेपर आता। मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट हुआ करता था। तो जब हम सब्जेक्ट पढ़ा करते थे तो जीके पे ज्यादा ध्यान देते नहीं थे। हमें लगता है सब्जेक्ट के दम पर पेपर निकाल जाएंगे, पर फिर भी चूंकि सेकंड अटेम्प्ट था, इसलिए थोड़ी तैयारी अच्छी हो गई थी, इसलिए जीके भी अच्छा आने लग गया था। तो पहले अटेम्प्ट में जब पेपर लिख रहे थे, पहले जीके वाला पेपर आता था, सोल्व कर रहे थे जब, तो क्वेश्चन खूब सारे सोल्व हो, खूब सारे क्वेश्चन सही हो रहे, जबकि हम ये मान के जाते थे 100 क्वेश्चन आते थे कि यार जीके वाले में 100 में से 50% से ऊपर निकल जाएंगे ना, तो 12-25 है, इतने अपने खूब है। मेरे क्वेश्चन सही हो 75 के आसपास। मेरे मन में खुद में ही डाउट हो कि यार पेपर इतना इजी आ गया क्या कि अपने क्वेश्चन इतने ज्यादा सही हो रहे हैं। अब यदि इजी आ गया तो कितना इजी है। सबसे ज्यादा डर तो इजी में ये लगता है, इसलिए पेपर हमेशा टफ आना चाहिए। आप भी हमेशा ये दुआ करना कि पेपर हमेशा टफ आए, कि कितना इजी आ गया। कल को पेपर इतना इजी हो कि बाकी सब लोगों के तो क्वेश्चन सही हुए 90-90, अपने 75 में राजी हो गए, तो ये तो पता ही नहीं चल रहा अपने को। पेपर जैसे खत्म किया, खत्म करते पास में एक भैया बैठे थे, मैंने फटाफट उनसे पूछा, भैया आपका एग्जाम कैसा हुआ। भैया ने कहा बहुत बुरा हुआ एग्जाम। भैया की लैंग्वेज और टोन से लगा कि अपने यहाँ के तो नहीं है, बाहर के हैं कोई। क्यों खराब क्यों हुआ, पेपर तो इजी था। कहा इसको इजी कहते हैं आप, कितने टफ टफ सवाल तो पूछे हैं। मैं ऐसा कौन सा टफ सवाल पूछ लिया। का पूछ रहे हैं ना राजस्थान में मवेशियों का संख्या बताइए। अब हम याद करके आया था कि राजस्थान में कौन सा भेड़ ज्यादा दूध देता है, कौन सा बकरी ज्यादा दूध देता है, कौन ऊन ज्यादा देता है, सब तो याद कर लिए थे। तुम्हारा रोग तक याद कर लिया था हमने, और तुम इधर पूछते हो कि राजस्थान में मवेशियों का टोटल संख्या बताइए। तो अब हम तुम्हारे घर पे जाके गिन के आए कि किस घर में कितना कितना मवेशी रहता है। मुझे मन ही मन लगा कि इस क्वेश्चन का आंसर तो हालांकि मुझे भी नहीं आता, पर भैया तुम्हारे में जो खौफ दिखाना ये एग्जाम का, ये अच्छा लगा। अगली बार जब भी तुम्हारे यूपी बिहार वाला दोबारा कोई फॉर्म भरेगा, तब आपके जैसे भैया उसको डराएंगे कि राजस्थान का एग्जाम नहीं देना, मवेशियों का संख्या पूछ लेते हैं। उस दिन आरपीसी को थैंक यू बोला कि थैंक यू आरपीसी, तो इसीलिए ये सवाल पूछती है ताकि इन बाहर वालों का खात्मा किया जा सके, ये बाहर वाले लोग कम आ सके, इसलिए जरूरी हो जाता है कि तुम ऐसे ऐसे सवाल पूछती रहे। तो ये भी एक रीजन है कि वो राजस्थान के सवाल ज्यादा पूछने लग जाते हैं। वो प्रीलिम्स में पूछते हैं, मेंस में पूछते हैं, इंटरव्यू के अंदर पूछते हैं, इवन भेदभाव तक कर लेते हैं इंटरव्यू के अंदर वो, कि अपने यहाँ का बच्चा है तो उसको ज्यादा नंबर देंगे हम। वो पूरा जो प्रक्रिया है उसके पीछे कारण यही है कि आप लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके, और जो आउट ऑफ राजस्थान है उनको आपकी तुलना में कहीं ना कहीं नुकसान हो। उनको नुकसान होगा तभी आपको फायदा हो पाएगा। तो ये भी एक रीजन है राजस्थान जी के ज्यादा पूछने का, कि भाई राजस्थान जी के ज्यादा क्यों पूछने लग जाते हैं। तो एक कारण तो ये कि अपने यहाँ के बच्चे ज्यादा से ज्यादा आए, वो रीजन है, उस वजह से भी ज्यादा पूछने लग जाते हैं। और बाहर वाले जो बच्चे हैं उनको किसी ना किसी तरीके से रोकने का कोई ना कोई उपाय तो अपने पास में होना चाहिए, तो वो ये उपाय निकाल लेते हैं। तो इस उपाय से भी उनको रोकने का प्रयास करते हैं। ये तो बात हुई
कि पूछते क्यों है इतना ज्यादा, अब बात कितने नंबर की आती है, आता क्या क्या है उस सिलेबस में, हम पूछते क्या क्या है। सिलेबस है मेरे पास में, प्री का सिलेबस है। तो मैं तो एक बात थोड़ी सी और बताता हूं। राजस्थान वाले में आता क्या क्या है, इसको जब मैं बात करूं तो इसमें हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, इसमें हम पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर, इसमें हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी, इसी के साथ में हम पढ़ते हैं इकोनॉमी, पॉलिटी, और साइंस भी पूछ लेते हैं वो, और करंट भी। ये कुछ अलग अलग पोर्शन होंगे जो राजस्थान जीके में हम पढ़ेंगे। हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, आर्ट एंड कल्चर देखेंगे, ये वाले दो वाले पोर्शन मैं पढ़ाऊंगा आपको। बाकी अलग अलग जो भी फैकल्टी आएगी वो आगे वाले सब तमाम चीजें पढ़ाती जाएगी। पर आप ध्यान रखना कि पढ़नी ये सारी चीजें, इनमें से ज्यादा कौन सा आता है, कम कौन सा आता है, ये आरपीसी पे डिपेंड करता है। उनके एक बार जी में आती है जब वो ये ज्यादा पूछ लेते हैं, कभी उनके जी में आए तो ये ज्यादा पूछ लिया, उनके जी में आई तो ये ज्यादा पूछ लिया, वो फ्लक्चुएट करवाते हैं। पर कुल मिला के इन सब का घाड़मेल करके और वो प्रीलिम्स के अंदर 45 के आसपास क्वेश्चन पूछते हैं, प्लस माइनस 5 कर लो। कभी वो 40 तक रख दे, कभी उसको 50 तक ले जाए, वहां तक वो कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब अपने ये शुरू करेंगे हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर वाला, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे वो सारी बातें हम देखते। वैसे देखो, एक ये खुद करना कि आपको जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ने जा रहे हो उसका सिलेबस याद होना चाहिए, याद होना चाहिए प्रत्येक बच्चे को। मैं आज थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बता और देता हूं आपको क्या क्या चीजें हैं उसमें। प्रीलिम्स का सिलेबस लिखा हुआ है, पहली लाइन देखो लिखी हुई है कि राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, मेजर लैंडमार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। अब ये कह के उसने सब कुछ कह दिया, आगे वो नहीं लिखता ना तो भी उसको कोई आवश्यकता नहीं थी। अब राजस्थान की हिस्ट्री में मेन लैंडमार्क जो भी हुए हैं वो सब पूछे जाएंगे, पर उसने एक चीज दी है मेजर, महत्वपूर्ण। अक्सर क्या करता है स्टूडेंट, जब कंपटीशन की तैयारी करने लगता है तो राजस्थान जीके तो पक्का पढ़ता ही है, और राजस्थान जीके को पढ़ने के क्रम में वो भगवान जाने क्या क्या पढ़ जाता है। राजस्थान में गहरा गड्ढा कौन सा है, राजस्थान में ऊंचा टिब्बा कौन सा है। सिलेबस कह रहा है कि बुंगड़ ये नहीं पढ़ने, सिलेबस कह रहा है कि मेजर लैंडमार्क्स पढ़ने, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं पढ़नी। महत्वपूर्ण कौन सी है वो मैं बता दूंगा, वो जैसे जैसे चलेगी साथ में तब मैं बताता रहूंगा कि ये काम की है अपने और ये अपने काम की नहीं। पर प्लीज आप वो थोड़ा सा जो एक अपना तरीका होता है कि हर कुछ भी रट्टा मारना शुरू कर देते हैं, धूल में लठ मारने शुरू कर देते हैं, उस प्रवृत्ति से थोड़ा सा बचा जाए। इतनी भी एक्सेसिव फैक्ट याद नहीं हो जाने चाहिए कि जिस दिन एग्जाम देने जाएं उस दिन समझ में नहीं आए कि क्या याद करके जाए इनमें से, क्या छोड़ के जाए इनमें से। चीजें सार गर्भित होनी चाहिए, कॉन्टेक्स्ट में होनी चाहिए कि जितने अपने काम की है उतनी पढ़ लेंगे, बाकी वाली चीजें अपने छोड़ देंगे। तो इस बात पे ध्यान देना आप। फिर वापस लिखा है इसने, लिखा प्रमुख राजवंश
अब राजस्थान में तो राजवंशी थे भाई, राजस्थान का तो अपना राजस्थान नाम ही इसीलिए पड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पे राजपूत राजवंशों का अधिकार हुआ करता था। अब वो राजवंश कौन कौन से, खूब सारे राजवंश है, जैसे हम पढ़ेंगे गुहिल, राठौड़, चौहान, कछवाहा, यदु, उसके बाद आप परमार, प्रतिहार, जाट, और अपने टोंक में एकमात्र मुस्लिम रियासत थी तो टोंक वालों का। ये कुछ रियासतों का अधिक वो इतिहास हम पढ़ेंगे, उनकी हिस्ट्री हम पढ़ेंगे, राजवंशों की डायनेस्टीज के बारे में जानेंगे। कौन कौन से, तो गुहिल है, राठौड़ है, चौहान है, कछवाहा है, यदु, परमार, प्रतिहार, जाट, मुस्लिम, और भी कोई आ जाएंगे, रह जाएंगे। साथ में कई छोटे छोटे कई ऐसे पर्टिकुलर राजवंश रहे जिनका अधिकार केवल किसी क्षेत्र विशेष पर रहा और ये जानकारी उनके किसी अभिलेख से मिलती है। उस अभिलेख के अलावा उसके बारे में अपने पास में कोई भी जानकारी नहीं है, तो उनके बारे में भी हम पढ़ लेंगे। ये मैंने मोटी मोटी सी बात बताई। आगे बात लिखी हुई है उनकी प्रशासनिक व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिव, कि मंत्री कौन होते थे, राजा बनता कैसे था, राजा के बाद में अगला राजा कौन बनता था, उत्तराधिकार के नियम क्या क्या हुआ करते थे, राजस्व टैक्स कौन कौन से लिया करते थे, उनकी रेट क्या क्या हुआ करती थी, टैक्स लेने वाले कर्मचारी कौन कौन हुआ करते थे, कौन सी फसल पर कितने प्रकार के टैक्स लगाए जाते थे, और सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे, उनके टाइम में जो भी सामाजिक व्यवस्था रही थी, जो भी कोई कल्चरल बातें हुई थी उनके टाइम में, जो भी प्रथाएं चला करती थी, उन तमाम चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ये सती प्रथा है तो राजवंशों से जुड़ी हुई प्रथा थी, इनके टाइम में खत्म हुई तो अब वो अपने आप में एक सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दा हो गया, उसके बारे में अपने पढ़ लेंगे। तो ये सारी चीजें हम इस पहले टॉपिक में, तो ये पहला टॉपिक अपने आप में पूरी बातें कर देता है अपने को राजस्थान के इतिहास की। और देखते हैं, देखो पहले में तो उसने हिस्ट्री लिख दी, पूरी हिस्ट्री लिखी है। दूसरे में अब देखो मैं एक और बताता हूं, वैसे नॉर्मली आपको बेसिकली राजस्थान के इतिहास को या किसी भी देश के इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न। पुराना इतिहास अपना जो भी है उसे हम प्राचीन काल कहते हैं। पुराने की क्या डेफिनेशन, तो हम कहते हैं एक तो वो जिनके बारे में हमारे पास में रिटन एविडेंस नहीं है, पाषाण काल का मनुष्य क्या करता था क्या नहीं करता था, हम उसके बारे में ज्यादा बातें नहीं जानते, लिखित साक्ष्य अपने पास में नहीं है। वहां से शुरू कर लो, तो वहां से जब अपने शुरू करते हैं तो पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, फिर जब मनुष्य ने थोड़ा सभ्य तरीके से रहना शुरू किया, जब सभ्यता का विकास हुआ, हम पढ़ते हैं कोई कालीबंगा, आहड़, बेराट, इन सभ्यताओं के बारे में पढ़ते हैं। आगे धीरे धीरे साम्राज्यों का विकास होना शुरू हुआ, तो वो मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, शक, कुषाण, हूण, इन सब के बारे में तो हम पढ़ते हैं प्राचीन काल में। जब मध्यकाल आता है तो मध्यकाल में हम पढ़ते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, जहांगीर, ये मध्यकाल है। जब आधुनिक आता है तो भारत का जब आधुनिक इतिहास देखते हैं तो उसमें आएगा आपके वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिक। मैं मोटा मोटा आपको यदि एक विभाजन कहूं
तो मैं कहूं जब हिंदू राजाओं का अधिकार था वो एंशियंट है, जब मुस्लिम किंग्स आ गए थे वो मिडिवल है, जब गोरों का राज आ गया था वो मॉडर्न है। कि जब अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, बिंबिसार वो राजा है तब तो प्राचीन काल। मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, जहांगीर है तो मध्यकाल। डलहौजी, रिपन, लिटन, कर्जन के बारे में पढ़ रहे हो तो आधुनिक काल। सीधा सीधा सहन 3 भागों में बांट के देखा जाने से वाली सी बात। ये जो पहले वाला था इसने प्राचीन और मध्यकाल दोनों को समाहित कर लिया, कि इसमें प्राचीन भी आ गया और मध्यकाल भी आ गया। दूसरा, स्वतंत्रता आंदोलन, जन जागरण व राजनीतिक एकीकरण, ये आपका आधुनिक काल है, ये आपका मॉडर्न एरा है। स्वतंत्रता आंदोलन किसके खिलाफ? तो हम वैसे तो कहते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ, पर अपने देश में 2 स्थितियां थी। एक वह भाग जो सीधे अंग्रेजों के अधिकार में था, एक वह भाग जो राजाओं के अधिकार में था। अपने राजाओं वाले अधिकार वाले में आया करते थे। अपने पे अंग्रेजों का सीधा राज नहीं था, बल्कि राजाओं ने अंग्रेजों के साथ में संधियां कर रखी थी। तो हमने जो आजादी की लड़ाई लड़ाई वो दोहरी लड़ाई थी। वो आधी लड़ाई कहीं ना कहीं अंग्रेजों के खिलाफ है, आधी लड़ाई कहीं ना कहीं राजाओं के खिलाफ है। तो स्वतंत्रता आंदोलन चलाया हमने, जन जागरण हुआ, जनता के अंदर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल अवेकनिंग आई, और फाइनली हमें पता चला कि हमारा देश मेवाड़, मारवाड़, जैसलमेर, करौली, भरतपुर अलग अलग नहीं है, बल्कि हम सब एक ही देश के वासी हैं। तो हमारा एकीकरण हुआ, इंटीग्रेशन हुआ। इस टॉपिक के तहत बेसिकली हम 5 चीजें पढ़ते हैं। देखो, उसमें तो हम राजा महाराजा सारे पढ़ लेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857, इसमें हम देखेंगे पीजेंट मूवमेंट, इसी में अपने देखेंगे ट्राइबल मूवमेंट, इसी में देखेंगे जनता का आंदोलन, और इसी में देखेंगे अपने इंटीग्रेशन। अब आपको इजीली समझ में आएगा कि इसमें अपने क्या क्या पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन और एकीकरण, ये वाले टॉपिक इस दूसरे के तहत देखेंगे। पहले वाले में अपने राजा महाराजा देखेंगे, दूसरे वाले में ये राजा महाराजाओं के खिलाफ जनता लड़ी कैसे थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अंग्रेजों के खिलाफ जनता कैसे लड़ी थी उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। हिस्ट्री कभी भी अकेले पढ़ी नहीं जा सकती, हिस्ट्री के साथ में कल्चर पढ़नी जरूरी है। कारण कि राजा महाराजाओं ने जितना भी डेवलपमेंट करवाया वो सारा कल्चरल डेवलपमेंट था, और वो डेवलपमेंट एंशिएंट और मिडिवल के अंदर हुआ। तो वो कौन कौन से डेवलपमेंट थे, कैसे हुए, उसके बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा देखो सीधा सीधा, स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, साइलेंट फीचर्स ऑफ द आर्किटेक्चर। आगे इसने बाकायदा आगे मैनेज किया है वापस, उसमें कह रहा है मैं 2 चीजें पूछूंगा, किले एवं स्मारक, मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स में क्या पूछेगा अगला? मॉन्यूमेंट्स में अपने से कोई पूछ लेगा महल, छतरियां। राजा महाराजा मरते तो उनके पीछे छतरियां बनती थी, राजा महाराजा अपने रहने के लिए महल बनवाते थे, सुरक्षा के लिए जो बनवाते वो तो किले, रहने के लिए जो बनवाते वो महल हुआ करते थे। तो उनके बारे में अपने तमाम जानकारियां पढ़ेंगे कि वो महल कौन कौन से बने, किस किस ने बनवाए, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। और कई बार सीधा क्वेश्चन उठा के पूछ लेते हैं। मुझे याद है 2013 वाले उसी मेंस के एग्जाम में क्वेश्चन था
गागरोन किले के स्थापत्य कला की विशेषताएं बताइए। सिलेबस का पॉइंट है स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं। उसने गागरोन किले की पूछ ली, क्योंकि उससे थोड़े दिन पहले गागरोन किला तथा राजस्थान के 5 अन्य किलों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो करंट का वो वैसे ही हो रखा था, हिस्ट्री से अगले ने जोड़ दिया, सिलेबस का सीधा सीधा पॉइंट था, उन्होंने उठा के पूछ लिया। इसलिए भी सिलेबस के पॉइंट पिन पॉइंट दिमाग में रहने चाहिए, ताकि अपने दिमाग में रहे कि वो क्वेश्चन कहां से उठा सकता है और किस प्रकार का क्वेश्चन उठा सकता है। आगे देखते हैं। आगे अगले इनका कलाएं, चित्रकलाएं और हस्तशिल्प। अब कला खूब प्रकार की, किसी प्रकार की कला पूछ सकती है, पर उसने फिर भी इसने वैसे इसने अलग से करना चाहिए था, इसको इसने किया नहीं। बाकी इसके कहने का मतलब है कि कला में वो चित्रकला और हैंडीक्राफ्ट आपसे पूछेगा। बाकी कला और कौन सी हो सकती है, तो बाकी मूर्ति कला हो सकती है, स्कल्पचर के बारे में, या अपने राजस्थान में गांव में जो लोक कला होती है कि कोई मांडने हैं, कोई थापे बनाने हैं, उसके बारे में वो आपसे पूछ सकता है। पर बड़े तौर पर वो चित्रकला और हस्तशिल्प से क्वेश्चन पूछता है आपसे। और चित्रकला का क्वेश्चन तो मैं आरएस में हर बार देखता हूँ, बोले या तो प्री में पूछ लेता है या मेंस में पूछ लेता है, पर अच्छे क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। अगले ने कहा कि राजस्थान के साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियां। ये वाला जो टॉपिक है ना, राजस्थान के साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियां, ये अपने जब ये पहला पढ़ेंगे तब खूब सारी काम आएगी, क्योंकि राजा महाराजाओं के दरबार में खूब सारे राइटर्स हुआ करते थे और वो खूब सारी बुक्स लिखा करते थे। तो ये वाला टॉपिक वहां पर अपने काम आ जाएगा। वहां पर जितनी बुक्स होगी उतनी पढ़ लेंगे, फिर जो बच जाएगी वो इसमें पढ़ लेंगे। एक लिखा हुआ क्षेत्रीय बोलियां कि मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ोती, मेवाड़ी, मेवाती, वागड़ी, ये जो अलग अलग बोलियां बोली जाती है अपने, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इनमें कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई, इन बोलियों में क्या अंतर है। तो प्री में क्वेश्चन आए तो कैसा आएगा, मेंस में क्वेश्चन आए तो कैसा आएगा, वो तमाम बातें हम देखेंगे। और मेले, त्योहार, लोक संगीत और लोक नृत्य। देखना आप टॉपिक पे ध्यान देना, क्या क्या है, मेले, त्योहार, ये तो है। दूसरा दे रखा है लोक संगीत और लोक नृत्य, दो ही चीज दे रखी है इसने, म्यूजिक दे रखा है और डांस दे रखा है। इसका मतलब ड्रामा नहीं है कि प्री वाले सिलेबस के अंदर लोक नाट्य नहीं दे रखे हैं उसने, मेले, त्योहार, लोक संगीत और लोक नृत्य इतना ही दे रखा है उसने। अगला दे दिया राजस्थान की संस्कृति, परंपरा और विरासत। अब इसमें उसने गाड़मेल सारा ही कर दिया। इसमें अब आप कुछ भी पूछ सकते हो, कहीं से भी उठा के पूछ सकते हो। अब आभूषण भी संस्कृति का हिस्सा है, जितने रीति रिवाज अपनी है वो सारी संस्कृति का हिस्सा है। कोई बावड़ी बनी हुई है कहीं पर, वो भी अपनी विरासत ही, अपने आप में हेरिटेज। तो यहाँ पर वो उठा के कुछ भी पूछ लेगा आपसे। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, ये अपने जो अपने पढ़ते हैं राम स्नेही आंदोलन, ये वैष्णव जितने भी आंदोलन हुए, या भगवान कृष्ण से संबंधित जो भी आंदोलन हुए, निम्बार्काचार्य जी का क्या था, राम स्नेहियों वाला क्या था, रामानुज जी का क्या था, रामानंदी जी का क्या था, वल्लभ संप्रदाय क्या था, उसके बारे में। संत और लोक देवता, फिर याद रखना यहाँ पे लोक देवियां नहीं है, सिलेबस में उसने अलग से मेंशन नहीं की कि लोक देवियां। पर्यटन स्थल जो भी बच जाए, हवा महल पर्यटन स्थल है, चित्तौड़ का किला एक पर्यटन स्थल। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, वैसे तो व्यक्तित्व हम साथ साथ में पढ़ लेंगे कि जब राजा पढ़े तो राजाओं वाले व्यक्तित्व आ गए, जब मॉडर्न राजस्थान पढ़ेंगे तो ये विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ, ये तमाम व्यक्तित्व आ जाएंगे। फिर भी लास्ट में कुछ बच जाएंगे, वो सारे अपने यहाँ पर लिख लेंगे। ये आपके प्री का सिलेबस था कि प्री में वो क्या क्या बातें पूछ सकता है। कमोबेश ये की ये चीजें मेंस में है, ज्यादा कोई अंतर उसने नहीं किया है। फिर भी मोटे मोटे तौर पे उसने थोड़ा तोड़ दिया, तो हम वापस देख लेते हैं। उसने दिया कि प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर 18वीं शताब्दी के अवसान तक, 18वीं शताब्दी मतलब 1701 से इसके अवसान तक मतलब 1799 तक। यह उसका और ज्यादा अच्छा करने का रीजन यह है कि जब 1818 में
राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों के साथ में संधियां करनी शुरू कर दी थी, तब तक की हिस्ट्री, उसके बाद वाली नहीं। फिर राजस्थान के इतिहास के प्रमुख सोपान, वही महत्वपूर्ण राजवंश, उनकी प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था, सेम पॉइंट, इक्का दुक्का पॉइंट उसने कोई चेंज किया और कुछ ही नहीं किया। 19वीं और 20वीं शताब्दी की प्रमुख घटनाएं, अब देखो इसने अलग कर दी इस बार, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, राजनीतिक जागृति, स्वतंत्रता संग्राम और एकीकरण। ये मैंने आपको प्री में अलग करके बताए थे, वो सारी बातें इसने इस प्रकार दे दी। राजस्थान की हेरिटेज वापस हुई, प्रदर्शन और ललित कलाएं, ये सारे आपके लोकगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य, वाद्य यंत्र, ये सारे के सारे आपके परफॉर्मिंग और फाइन आर्ट्स के अंदर आएंगे। हैंडीक्राफ्ट आप पूछ लेगा आपसे, वास्तुशिल्प पूछ लेगा, वास्तुशिल्प में मतलब टोटल आ गए, किले आ गए, महल आ गए, मंदिर आ गए, मस्जिदें आ गई, बावड़ियां आ गई, जो कुछ मकान बना हुआ है वास्तुशिल्प। मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, वापस वो बातें जो मैंने अभी समझाई आपको। वही राजस्थान के साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियां और राजस्थान की बोलियां, राजस्थान के संत, लोक देवता और महत्वपूर्ण विभूतियां, ये आपके सिलेबस है प्री और मेंस का। मोटी मोटी मैंने बात बता दी कि कौन सी टॉपिक छोड़ने वाले से हैं, कि ये थोड़े से नहीं पूछे जाते हैं, बाकी वाली चीजें मैंने आपको बता दी कि इसमें क्या पूछे जाने लायक है।